नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुण। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कब कैसे शुरुआत करनी है, शुरुआत को बेहतर कैसे बनाना है, कैसे अपने सपनों को पूरा करना है, तो योर मनी करेगा आपकी मदद। आप अपने क्वेश्चन हमें लिख भेजिए वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल, व्हाट्सएप या फेसबुक, ट्विटर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तरीका कर लीजिए सबसे पहले नोट शो में शामिल होने का। आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए, हैशटैग आस्क आवाज योर मनी आपको लिखना है। दरअसल फेसबुक, ट्विटर पर सीएनबीसी आवाज के पेज पर जाइए, वहां पर हैशटैग आस्क आवाज योर मनी लिखिए, अपने क्वेश्चन हमें लिख भेजिए। इसके अलावा आप अपने ईमेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को yourmoney@nw18.com, 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो काफी सारे ऑप्शंस आपके पास है शो में कनेक्ट करने के लिए। आज के एक्सपर्ट्स आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो क्वेरीज लेने से पहले बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट की। काफी बार जब हम पोर्टफोलियो का डिस्कशन करते हैं, एसआईवी पोर्टफोलियो के साथ साथ लमसम पोर्टफोलियो भी इन्वेस्टर्स के पास होता है, तो जानना चाहेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कितनी सही होती है, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टर को ये सूट करती है, क्या सजेशन? हेमंत जी, लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी राय क्या है व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स? आई थिंक देखिए, लाइफ में ऐसे काफी ओकेजन होते हैं एज एन इन्वेस्टर जब हमारे पास एक लमसम पैसा होता है। ऑब्वियसली वहां पे दो इम्पोर्टेंट चीजें हमें देखने की है कि एक तो ये जो लमसम पैसा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें इसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या किसी पर्पज के लिए हमारे पास वो पैसा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए। और दूसरी बात ये कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए, अगर जैसे आपके पास अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है, पार्किंग के लिए जो हम बोलते हैं, मान लीजिए एक लमसम पैसा है आपके पास, आप चाहते हैं कि इसको थोड़े समय के बाद कोई आपको एसेट खरीदनी है, या आप चाहते हैं कि इसको कहीं इन्वेस्ट करने का जब तक हमें अच्छा मौका नहीं मिलता तब तक हम इसको क्या करें। जब ऐसे समय पे आपके पास अगर लमसम हो तो उसको ऐसे लमसम इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर वहां पे आप शॉर्ट टर्म पार्किंग करेंगे। जैसे आप कोशिश आपकी क्या होगी कि जो सेविंग बैंक में आपको जो रिटर्न मिलता है उससे बेहतर थोड़ा रिटर्न मिले, तो फिर आप जैसे लिक्विड फंड है, लो ड्यूरेशन फंड है, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और इवन शॉर्ट टर्म फंड में, जब आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लमसम इन्वेस्ट करने में कोई एजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे पैसा आपका रिलेटिवली सेफ है और ये पैसे की आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत है। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि आपके पास ऐसा पैसा है, मान लीजिए आपको बोनस मिला या कुछ और किसी सोर्स से आपको पैसा मिला जिसको आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म का पैसा है, इन्वेस्टमेंट में जाना है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मेरा हमेशा ये मानना है कि सब और सिस्टमैटिक दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा करता है, लेकिन आप लमसम का क्या करें, आप के लिए क्या सही ऑप्शन है वो डिपेंड करता है आपको ऑब्जेक्टिव और कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करें। ओके, अच्छा, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, लमसम ही उसको इन्वेस्ट करना है, तो अब यहाँ भी कौन सी कैटेगरी के फंड्स चुनने चाहिए इन्वेस्टर्स को अगर लॉन्ग टर्म विजन लेकर लमसम कहीं पैसा डालना है? तो देखिए, इससे पहले कि हम देखें कि हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाना चाहिए, ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में हम हमेशा बात करते हैं कि या तो आप हाइब्रिड फंड में जाएं या तो फिर आप इक्विटी फंड में जाएं। एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखनी है कि जो लमसम पैसा जो आपके पास अवेलेबल है पर इन्वेस्टमेंट, वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना प्रपोर्शन है। मतलब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो है और आपके पास 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले, तो आपके पोर्टफोलियो का वो 25% है। तो फिर आपको जरा सोचना पड़ेगा कि वो एक वर्ष लगाएं या फिर सिस्टमैटिक के साथ मिक्स करके लगाएं। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए आपकी एसआईपी जो है 25,000 रुपए महीना है, तो आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके सामने अगर आपके पास एक या 1.5 लाख रुपए का लमसम अमाउंट है, तो फिर आपको इवन एज ए लमसम इन्वेस्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप इन एनी केस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप एवरेज कर रहे हैं। तो दो ऑप्शन है, जैसा मैंने कहा, ये दो फैक्टर तो आपको कंसीडर करने ही है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप इक्विटी में, प्योर इक्विटी में लॉन्ग इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसा मैंने कहा आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर हम बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करें, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 30 से 40% लमसम डालें और बाकी जो पैसा है वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से लिक्विड फंड में डाल के उसको आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट कीजिए नेक्स्ट 3 या 6 मंथ्स में। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का वो कितना प्रपोर्शन है, आप किस एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपका, जैसे मैंने पहले कहा,
आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, चलिए, तो काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपका विजन, आपका इन्वेस्टमेंट, और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। चलिए, अब फटाफट से सवालों को लेते हैं। परमिंदर हमारे साथ हैं लुधियाना पंजाब से सवाल पूछने के लिए। परमिंदर नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम, मैं पिछले 6 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ सेट में, डिफरेंट म्यूचुअल फंड में 2-3 म्यूचुअल फंड ही रखे हैं, ज्यादा नहीं, वैरायटी रखी हुई है। उसमें मैं मेरे ब्लू चिप में करता हूँ जी। आई एम इन्वेस्टिंग ₹15,000 ए मंथ। तो मेरे मिड कैप है और फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड है। इन तीनों में मिला के मैं 25,000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ जी। मेरा आइडिया यही है आपका जो फिलहाल पोर्टफोलियो है, हाँ, बताइए बताइए क्या गोल है आपका, बोलिए। मेरा एज इज 52 नाउ। I'll be retiring in 8 years. तो मेरा यही इंटरेस्ट है कि by the age of 60 when I retire, other than whatsoever I am investing in, say maybe in provident fund or different others, but in mutual fund I am expecting that it should be around 1 crore. How much should I? ठीक है, तो 1 करोड़ का टारगेट 8 इयर्स में है। हाँ, 1 करोड़ का टारगेट है आपका 8 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। ठीक है, और आपने 3 फंड दिए हुए, मेरे एसेट ब्लू चिप 15,000, मेरी एसेट मिड कैप में 5,000, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में आपका 5,000 की इन्वेस्टमेंट है। और रही बात आपके टोटल एसआईपी की, तो 25,000 के आसपास की। एक चीज और बताइए, ये एसआईपी आपने कब स्टार्ट की, कितना एक्यूमुलेशन अब तक आप अपने इस पोर्टफोलियो में कर पाए हैं? मैंने कुछ जैसे 6 साल पहले स्टार्ट लिया था, तो धीरे धीरे बढ़ाया, और एट प्रेजेंट लमसम वैल्यू जो है पोर्टफोलियो की अराउंड 25 लाख। ओके, 25 लाख के पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए हेमंत जी? 25 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू है, 1 करोड़ का टारगेट है इनका इन 8 इयर्स, और 3 फंड है इनके पास। दो सेम फंड हाउस है, एक फ्रैंकलिन फंड हाउस है, जिसमें फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड इन्होंने लिया हुआ है। क्या सजेशन रहेंगे? जी देखिए, आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये कि ये एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 25,000 रुपीज पर मंथ की इसकी इनकी इन्वेस्टमेंट है। करीब जैसा उन्होंने कहा कि 5 साल से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और 8 साल इनके पास और है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इनके पास टोटल जो इनका टाइम होराइजन है वो 13 साल का है। तो अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट अगले 8 साल तक कंटिन्यू करते हैं और 12% का अगर हम एनुअल रिटर्न मान के चलें, तो करीब मुझे लगता है 95 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो मुझे लगता नहीं कि 1 करोड़ का टारगेट पूरा करने में इनको कोई प्रॉब्लम होगी। हमने एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है। जब आप 10 साल से ऊपर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो, वो भी सिस्टमेटिकली, तो पूरे उम्मीद कर सकते हैं कि उससे थोड़ा बेटर ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनको अपने टारगेट को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम होगी। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, जैसा उन्होंने कहा इनके पास 3 फंड्स हैं। मेरे एसेट का जो फंड है, आई थिंक वो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड होगा, जो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जिसमें वो 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मेरे मिड कैप में वो 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया में 5,000। तो मेरा ये मानना है कि थोड़े से चेंजेस इनको करने की जरूरत है, क्योंकि जिस कैटेगरी के वो फंड में है, स्पेशली जो मेरे के जो 2 फंड है उनके पास, उससे बेहतर फंड मुझे लगता है इनको मिल जाएंगे। और उन्होंने कॉम्बिनेशन लिया है लार्ज और एक मिड का, लार्ज मिड और एक मिड का। तो मेरा ये मानना है कि अगर इन दोनों में वो अपनी एसआईपी चेंज करे और उसके सामने 2 क्वालिटी लार्ज एंड मिड कैप फंड, जैसे आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, इन दोनों फंड में 10,000 रुपए अगर वो इन्वेस्ट करें, जो ये 20,000 2 फंड में कर रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो सकती है। फ्रैंकलिन बिल्ड बेसिकली थीमेटिक फंड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उसमें बने रहे। और क्योंकि ये थीमेटिक फंड है, उसके ऊपर थोड़ा नजर रखें, क्योंकि थीमेटिक फंड समय समय पे थोड़े इरेटिक है। टीम मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह प्ले आउट करेगा, थोड़ा उस पर ध्यान रखें। बट आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग वो डेफिनेटली इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, इनका गोल डेफिनेटली पूरा होगा, तो चेंजेस करने की जरूरत है पोर्टफोलियो। ओके, पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत है। पहले तो आपके फंड को लेकर बता दें, मेरे के दोनों फंड से आपको निकलने की सलाह है, मेरी एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप से भी, मेरी एसेट मिड कैप से भी। उसकी जगह जो नया पोर्टफोलियो 3 स्टॉक्स का आपका होना चाहिए, उसमें आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड आप रख सकते हैं। 10,000 आपको डालने हैं 2 फंड में, 5,000 आपको डालने हैं फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड में। अब रही बात आपके गोल की, तो अगर आप
1 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो या तो आपको टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा ऑलमोस्ट 15 इयर्स का, एल्स आपको अपनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये चेंजेस आप नोट कर लीजिए। दिव्या से बातचीत करते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दिव्या नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार। मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू अभी करीब 1.5 करोड़ का है, जिसमें मेरी 1,62,000 की एसआईपी चल रही है। उसके अलावा पीपीएफ में है और एनपीएस में भी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे रिटायरमेंट के टाइम, मतलब अभी 15 साल बाद मेरा कॉर्पस 15 करोड़ का हो और मुझे 2027 में बच्चे के एजुकेशन के लिए 75 लाख चाहिए। तो आप मेरे पोर्टफोलियो को प्लीज रिव्यू करके बताइए कि कहाँ क्या चेंजेस करने हैं मुझे इसमें। तो फिलहाल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.5 करोड़, 1.5 लाख के आसपास की आपकी एसआईपी चल रही है। पीपीएफ में भी सालाना 1.5 लाख आप डाल रही हैं, एनपीएस में सालाना आप 50,000 डाल रही हैं। पोर्टफोलियो देखें आपका तो काफी सारे फंड हैं इनके पोर्टफोलियो में, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 30,000 रुपए महीना, एसबीआई फोकस इक्विटी में 25,000 रुपए महीना है। साथ ही मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 22,500, क्वांट एक्टिव और एक्सिस स्मॉल कैप में ये डाल रही हैं, दोनों में 20,000, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप में 15,000 और 10,000, और आखिर में 2 फंड है यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी और एसबीआई मैग्नम, यहाँ पर 5,000 डाल रही हैं। बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। और साथ ही इनका जो क्वेश्चन है वो ये इनके गोल को लेकर है। इन्होंने 2 गोल अपने लिए रखे हैं, तो रिटायरमेंट के लिए जो कि 15 इयर्स में 15 करोड़ का है, और बच्चे की पढ़ाई के लिए इनका है 4 इयर्स में 75 लाख। बताइए इनके पोर्टफोलियो और गोल पर आपके कमेंट्स। जी, आई थिंक इनके गोल से शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा, इनके 2 गोल्स हैं। 27 में इनको बच्चे के एजुकेशन के लिए 75 लाख चाहिए और अपने रिटायरमेंट के टाइम पे करीब इनको 15 करोड़ चाहिए। तो सबसे नजदीक जो गोल है वो ऑब्वियसली बच्चे के एजुकेशन का गोल है। तो इनकी जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो करीब 1.5 करोड़ की है। तो मेरा ये मानना है कि उसमें से अगर ये 50 लाख स्पेशली जो एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आप ईयर मार्क कीजिए आपको सिर्फ, ताकि आप उसको थोड़ा प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकें। 50 लाख आपके जो एग्जिस्टिंग एसआईपी का जो पोर्टफोलियो है करंट वैल्यू में से, उसको आप अगर ईयर मार्क करते हैं, तो अगर हम कंजर्वेटिव भी अगर थोड़ी रिटर्न मान के चलें, तो आप 75 लाख का कॉर्पस जो है अगले 4 साल में बना पाएंगे। उसके बाद आपका जो करंट पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन बचती है वो करीब 1 करोड़ है, और आपकी जो एसआईपी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगले जो आपका डिफाइंड टाइम होराइजन है 15 साल का, उसमें आप अगर कंटिन्यू करते हो तो करीब 13 करोड़ का कॉर्पस आप बना पाएंगे। आपकी जो टारगेट है वो करीब 15 करोड़ का है, तो कैप है उसके अंदर। उसको पूरा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर पॉसिबल हो आपके लिए, तो हर साल अगर आप 5 या 7% या 10% अगर अपनी एसआईपी को बढ़ा पाए, अगर आप 5% भी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली अपने गोल तक आप पहुंच पाएंगे। तो जहां तक टारगेट का सवाल है, मुझे लगता है यू आर ऑन ट्रैक। कोशिश करनी है आपको कि थोड़ी सी एसआईपी आप हर साल बढ़ाएं, और हर साल बढ़ाने के लिए स्टेपअप के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा सा इजी रहता है। कभी कभी शायद पॉसिबल ना हो कि आप एक साथ में एसआईपी बढ़ाएं थ्रू आउट पीरियड के लिए, तो वो एक अच्छी अप्रोच हो सकती है स्टेपअप एसआईपी की जो अप्रोच मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। पोर्टफोलियो का जहां तक सवाल है, ब्रॉडली नंबर ऑफ फंड्स ठीक है, मुझे लगता है आपका पोर्टफोलियो भी सही है। 2 जगह मैं आपको चाहूंगा कि आप उसमें बदलाव करें। एक तो आपके पास क्वांट एक्टिव फंड है जो एक मल्टी कैप फंड है। मुझे लगता है मल्टी कैप फंड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग जो फंड है वो रहे। तो वहां पे निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से वो एक बेहतर ऑप्शन रह सकती है। और फिर जो 2 इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जैसे एसबीआई क्यूटीए का वैल्यू फंड है और एसबीआई का जो ईएसजी फंड है, उसके बजाय अगर एक फंड रखें आप लार्ज एंड मिड कैटेगरी में, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी, और मुझे लगता है जो बैलेंस चाहिए होता है हमें लार्ज और मिड के बीच में, वो भी आप अचीव कर पाएंगे। तो ये 2-3 चेंजेस आपको अपने पोर्टफोलियो में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा, कोशिश कीजिए कि 5% से एटलीस्ट आप अपनी एसआईपी बढ़ाएं, तो अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो थोड़े से चेंजेस आपको पोर्टफोलियो रिलेटेड सजेस्ट किए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना है। और रही बात, आपके गोल्स अचीवेबल हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस पोर्टफोलियो में करने की सलाह है। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं, राहुल जैन है हमारे साथ। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, एक्चुअली मेरा अमेरिकन है। नमस्ते। तो निपॉन इंडिया में और निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 2000 है, और एक्सिस और एक्सिस ब्लू चिप। ओके ओके, फंड्स की डिटेल है आपके पास, आप अपना क्वेश्चन बताइए।
ओके, चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी, इनका मैं सवाल ले लेती हूँ। इनका जो क्वेश्चन है, पहले मैं क्विकली फंड्स बता दूं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी। यहाँ पर 500 रुपए से लेकर 2000 की इनकी एसआईपी चल रही है। 5500 रुपए की इनकी टोटल एसआईपी है। 4.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है और जो इनका गोल है वो 7 इयर्स में 20 लाख का है। इसके तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी देखिए, इनके पास टाइम होराइजन जो उन्होंने कहा 7 साल का है, टारगेट इनका 20 लाख है। अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं 5500 की, अगर वो अपने पीरियड तक पूरा कंटिन्यू करते हैं तो मेरे हिसाब से करीब करीब 18 लाख का ये टारगेट ये कॉर्पस जो है अचीव कर पाएंगे। इनका टारगेट जो है वो 20 लाख का है। थोड़ी सी कमी है, अगर कोशिश करें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पर मंथ 5500 है एसआईपी के द्वारा। इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें जो सही है, एज अ स्ट्रेटेजी वो बिल्कुल सही है। बट आई थिंक मुझे लगता है उनके पास 5500 के लिए काफी सारे फंड हैं। डेफिनेटली अगर वो अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करते हैं तो उनके लिए बेटर रहेगा, मॉनिटरिंग करना अच्छा होगा, परफॉर्मेंस सुधरेगी। 2 फंड जहां पे है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड काफी अच्छा लार्ज कैप फंड है, इसमें आप कंटिन्यू कीजिए। कोटक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है काफी पुराना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इस फंड का, इसकी परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। बाकी जितने फंड है उनके पास 3 फंड में 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक फंड में 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है वहां से उनको एसआईपी अपनी बंद करनी चाहिए, उसको कंसोलिडेट कीजिए। उसके सामने अगर आप एक आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड लेते हो तो 3 फंड रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में। जिस तरह का एलोकेशन आपको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में चाहिए वो आपको मिलेगा। तो कुछ बदलाव डेफिनेटली, और जैसा मैंने कहा इनके टारगेट में थोड़ा सा कमी आएगी। कोशिश करें, 7 साल का समय है, अगर थोड़ी एसआईपी अगर 1000 से भी एसआईपी बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है अपने लक्ष्य तक वो पहुंच पाएंगे। तो ये कोशिश करनी चाहिए उनको, एसआईपी बढ़ाए और ये चेंजेस कीजिए पोर्टफोलियो में। ओके, तो पोर्टफोलियो में थोड़े चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, टोटल कोटक का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप, सिर्फ यही 3 फंड्स रखिए और इन्हीं में आपको 5500 रुपए डालने हैं। बहुत ज्यादा क्लटर्ड आपको पोर्टफोलियो करने की जरूरत नहीं है। 18 लाख का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे 7 इयर्स में एसआईपी के थ्रू, लेकिन जैसे जैसे आपकी पॉकेट बढ़े, सैलरी बढ़े, अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करें। चलिए रुकें इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को लेंगे, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ हेमंत रुस्तगी की मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। केवल जैन हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद है फोन लाइन पर। केवल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्ते, पूछिए सवाल। हेलो। जी मैडम, मुझे मेरे फंड के बारे में जानना था। अभी मेरा पर मंथ मैडम 20,000 का एसआईपी चल रहा है। जो फंड है 2 ईएलएसएस फंड है, डीएसपी टैक्स सेवर फंड, कोटक टैक्स सेवर फंड, इन दोनों में मेरी 2-2 हजार रुपए की एसआईपी है। फिर स्मॉल कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, क्वांट एक्टिव फंड और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इनमें मेरी 4000 रुपए की एसआईपी चल रही है। और मेरा मौजूदा जो फंड की वैल्यू है वो 3 लाख रुपए है। तो ये अगले 20 साल में मैडम मैं 2 करोड़ रुपए कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये फंड से मैं मतलब अपने एम तक पहुँच पाऊंगा मैम, कि मुझे फंड में कुछ बदलाव करना चाहिए? हेमंत जी, 20,000 की इनकी एसआईपी है, 2 करोड़ का टारगेट इन 15 to 20 ईयर्स। 20,000 की एसआईपी में इन्होंने 6 फंड रखे हुए। 6 फंड का इन्होंने अभी जिक्र किया भी, जिसमें स्मॉल कैप, टैक्स सेवर, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एक्टिव, कॉन्ट्रा फंड शामिल है। 3 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। क्या सजेशन रहेगा आपका? आई थिंक फंड पे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इनके जो टारगेट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का टारगेट है। अभी करंट वैल्यू जो इनके पोर्टफोलियो की 3 लाख है। अगर ये अपनी एसआईपी 20,000 की जो अपना डिफाइंड टाइम होराइजन उनका 15 साल ये कंटिन्यू करते हैं तो ये करीब 1 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। यहाँ पे मैंने 12% का रियलाइज रिटर्न मान के चला। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि पॉसिबिलिटी है कि उससे ज्यादा मिले, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव अगर हम एस्टिमेट करके चले तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म में बेहतर रहता है। अब इनके जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है। जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होने की उम्मीद है वो 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख का बीच में गैप है। उसको पूरा करने के लिए इनके पास 2 रास्ते हैं।
एक तो ये कि अपनी SIP को 15,000 रुपीज पर मंथ से बढ़ाएं। अगर वो पॉसिबल नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा, स्टेप अप SIP यानी 10% से अगर अपनी SIP वो हर साल बढ़ाते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो ये अपने 2 करोड़ के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। तो एक तो पहले जैसा मैंने कहा, ये टारगेट पूरा करने के लिए इन दोनों में से एक एक्शन उनको लेना पड़ेगा ताकि वो अपने टारगेट तक पहुंच पाए। ब्रॉडली फंड में मुझे लगता है 2 फंड मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि वो चेंज करें। एक फंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो मल्टी कैप फंड में हो, तो इम्पोर्टेंट है कि उस फंड में जाए जो कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म करता है। तो एक्टिव क्वांट एक्टिव की जगह पे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड वो एक बेहतर होगी। PGI मिड कैप से मे बी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैन बी बेटर ऑप्शन। तो ये 2 चेंजेस मैं चाहूंगा आप अपने पोर्टफोलियो में करें, और कोशिश जैसा मैंने कहा आपको करनी है जितना जल्दी हो सके अपना पैसा बढ़ाएं। आपके पास अच्छे फंड्स हैं, इन्हीं फंड्स में 15,000 अगर आप जब भी बढ़ाएं, या अगर आप फेज मैनर में भी बढ़ाते हैं, तो इन्हीं फंड्स के अंदर आप एलोकेट कीजिए। मुझे नहीं लगता आपको और ऐड करने की जरूरत है। ओके, फंड्स की चॉइसेस बिल्कुल सही है, इन्हीं फंड्स के साथ कंटिन्यू कीजिए, बस इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी इंक्रीज करनी होंगी। चलिए हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं। हेमंत जी बताइए क्या सजेशंस आपके? जी मेरे जो टॉप 4 फंड्स है, पहले तो एक मल्टी कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, एक मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और लार्ज एंड मिड कैटेगरी जैसा मैंने पहले भी शो में बात किया दोनों फंड्स के बारे में, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप और HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 4 मैं फंड रिकमेंड करूंगा किसी नए निवेशक को भी और किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को भी, अगर उनको अपने पोर्टफोलियो में कुछ एडिशन करना है। ओके, तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, इन फंड्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए, अपने व्यूज सभी क्वेरीज पर देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।